हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की, क्योंकि आज है विमेंस डे। जेंडर इक्वालिटी मतलब मेन और विमेन दोनों बराबर हैं। इस पूरी विचारधारा के पीछे क्या सोच है? विमेंस इक्वालिटी की मूवमेंट आज तक कहाँ तक आई है और आगे कहाँ तक जाएगी? इस पूरी मॉडर्न फेमिनिज्म की बात से कुछ मेन आज अनकंफर्टेबल क्यों हैं? और इन दोनों में आखिर सही कौन है? इन दोनों पर्सपेक्टिव का मेल कहां पर है? इसी की बात हम आज इस पूरी वीडियो में करेंगे। मेन और वुमेन में बायोलॉजिकल डिफरेंस है। मेन आकार में थोड़े बड़े हैं, स्ट्रॉन्गर हैं, जबकि वुमेन में स्पेशल एबिलिटी है कि वो बच्चों को जन्म दे सकती है, लेकिन वो फिजिकली थोड़ी वीक है। ये डिफरेंस बायोलॉजिकल है। इसके अलावा इन दोनों में हार्मोनल डिफरेंसेस भी होते हैं। ये भगवान ने हमें ऐसे दो अलग प्रकार से बनाया है और इसी डिफरेंस के वजह से हमारी प्रजाति आगे बढ़ती है। लेकिन इस बायोलॉजिकल या सेक्स डिफरेंस और जेंडर में अंतर है। सेक्स बायोलॉजिकल है लेकिन जेंडर सोशल है। जेंडर मतलब समाज एक मैन को और वुमेन को कैसे परिभाषित करता है, उस क्या एक्सपेक्टेशंस है एक मैन से और एक वुमेन से, क्या एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर है सोसाइटी में एक मैन का और एक वुमेन का, घर के अंदर रोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, घर के बाहर इकोनॉमी में, रिलीजन में, पॉलिटिक्स में, हर जगह क्या रोल है एक मैन का एक वुमेन का। तो ये सब जेंडर से डिसाइड होता है। एक ही परिवार में पैदा हुआ एक लड़का और एक लड़की अलग तरीके से पाले जाते हैं। उनके खिलौने अलग होते हैं, उनको ट्रीट करने का तरीका अलग होता है, उनकी आज़ादियाँ अलग होती हैं और उनसे एक्सपेक्टेशंस भी अलग होती हैं। तो बायोलॉजिकल डिफरेंस सेक्स है लेकिन जेंडर का डिफरेंस सोशल है। अब इस बायोलॉजिकल डिफरेंस को जो सोशल डिफरेंस में कन्वर्ट किया गया है जेंडर द्वारा, ये एक डिस्क्रिमिनेशन का रूप ले लेता है, भेदभाव का रूप ले लेता है। यह मान लिया जाता है कि मेन सुपीरियर है वुमेन से हर फील्ड में, और ये यहाँ नहीं माना गया, ये दुनिया भर में माना गया कि मेन वुमेन से सुपीरियर हैं एबिलिटी में और उनका काम घर के स्फीयर में ही है। बाहर जो भी रिलीजन है या पॉलिटिक्स है या इकोनॉमी है या जितनी चीज़ें हैं उन पर सारा का सारा हक मेन का होगा। और ये आइडियोलॉजी एजुकेशन द्वारा, कल्चर द्वारा प्रोपोगेट की गई और वुमेन ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारा रोल यहीं तक सीमित है। इस आइडियोलॉजी को पेट्रियार्की भी कहते हैं, यानी कि मेल डोमिनेंस। इसके तहत मेन ने सारा प्रिविलेज, स्टेटस और डोमिनेंस अपने पास रख लिया। वुमेन में सैक्रिफाइस करना, सबमिसिव होना, ओबीडियंट होना, लॉयल होना, इन क्वालिटीज़ को आदर्श माना गया कि जो वुमेन इनको फॉलो करेंगी वो ही आइडियल वुमेन है सोसाइटी के लिए। जबकि मेन सारे डिसीजन मेकर थे और सारे रिसोर्सेज पे उनका हक था। किसी भी आइडियोलॉजी की पक्की जीत तब होती है जब जो शोषित है उसको पता ही ना चले कि उसका शोषण हो रहा है। वुमेन के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। किंतु जब मार्क्सिज्म ने अमीर और गरीब के बीच में समाज को बांटा और बोला अमीर ने इस गरीब का शोषण किया है और सारे रिसोर्सेज उसके हाथ में है और गरीब उस पर डिपेंडेंट है, तो इसी चीज़ को फेमिनिस्ट ने जेंडर के डायमेंशन पे अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि मेन और वुमेन में अगर समाज को बांटा जाए तो सारा रिसोर्सेज, पावर, अथॉरिटी मेन के पास है और वुमेन उन पर डिपेंडेंट है और उनका शोषण हो रहा है। यहीं से फेमिनिज्म का जन्म हुआ, जब महिलाएं एकजुट होकर अपने राइट्स के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की। 8 मार्च को हम इसीलिए वुमेन्स डे मनाते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं उनके स्ट्रगल को। ये मूवमेंट 4 फेजेस में चला। पहले वेव में वुमेन ने लीगल इक्वालिटी और वोटिंग राइट्स की मांग की। इस पर भी बहुत विरोध हुआ। कई सालों के संघर्ष के बाद वुमेन को फाइनली ये राइट्स दिए गए। जो सेकेंड वेव ऑफ था ये मूवमेंट का, उसमें और ब्रॉड टॉपिक्स उठाए गए, पेट्रियार्की का और वाइडर तरीके से विरोध हुआ, जिसमें उन्होंने वर्क प्लेस इक्वालिटी की मांग की, रिप्रोडक्टिव राइट्स की मांग की और डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, वुमेन सेंट्रिक लॉज की मांग की। और इन मांगों को भी धीरे धीरे माना गया और समाज में उनको एक जगह मिली। ये सब आसान नहीं था, इसके लिए काफ़ी संघर्ष भी उन्हें करना पड़ा। परिवार के बिखर जाने का हवाला उन्हें बार बार दिया जाता था कि अगर अपने ट्रेडिशनल रोल्स को छोड़ देंगे तो आपके परिवार पर इसका असर पड़ेगा। सोशियोलॉजी की थ्योरीज भी जो उस समय आती थी उसमें भी टैलकॉट पार्सन्स ने कहा था कि वुमेन का रोल इमोशनल स्टेबिलिटी का है। मैन जो है वो बाहर दुनिया में जाता है, वो पूरी दुनिया से लड़ता है, रिसोर्सेज लेके आता है, तो वो परेशान होता है, तो वुमेन का काम है उनको कंफर्ट करना, उनको
उनको तैयार करना कि वो कल वापस संघर्ष पे जा सके। और एक और उनका बहुत ज़रूरी काम है कि अपने अगले जनरेशन में वैल्यूज़ डालना और उनको उनमें संस्कार डालना, ताकि उनका सोशलाइजेशन अच्छा हो सके। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से भी वुमेन को काफ़ी मदद मिली। जैसे जैसे कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके आए तो उनकी आज़ादी वापस उनको मिलने लगी। जैसे जैसे मशीन्स का आविष्कार हुआ, जैसे जैसे सर्विसेज सेक्टर इकोनॉमी में बढ़ी, तो लेबर ज़्यादा मेंटल हो गया। तो जहाँ लेबर मेंटल हो गया वहाँ पे मेन का फिजिकल स्ट्रेंथ का डिसएडवांटेज न्यूट्रलाइज होने लगा। वुमेन का आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल था। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर सही एजुकेशन और सही ट्रेनिंग दी जाए तो हम भी वो काम उतने अच्छे से ही कर सकते हैं जितने अच्छे से मेन कर सकते हैं। तो बस अपॉर्चुनिटी की कमी है। अगर हमें तुम वो अपॉर्चुनिटी दोगे तो हम भी तुम्हें हर फील्ड में टक्कर दे सकते हैं। पर ही डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सारा भार क्यों है? घर संभालने का, बच्चों को बड़ा करने का हम पर ही सारा भार क्यों है? जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो घर और बाहर दोनों बराबर हो, ये उनकी मांग थी। विमेन को आज मेन के बराबर सक्सेस पाने के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना पड़ता है, ज़्यादा टफर होना पड़ता है, कमेंट्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं, हरासमेंट को इग्नोर करना पड़ता है, ज़्यादा थिक स्किन्ड होना पड़ता है, ताने सुनने पड़ते हैं, हो सकता है मेन से ज़्यादा क्वालिफाइड होना पड़ता है। इन सब के बाद जाके मेन के बराबर वो सक्सेस पा भी पाती हैं। और इसको पाने के लिए भी उनको अपने परिवार का, अपने सोसाइटी का सपोर्ट आज भी लगता है। तो वुमेन की लड़ाई अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद आज इट इज़ द बेस्ट टाइम टू बी बॉर्न एज अ गर्ल। हिस्ट्री में एक गर्ल के लिए इससे बेस्ट टाइम नहीं था पैदा होने का जितना कि आज है। और ये सब फेमिनिज्म और वुमेन्स राइट्स के मूवमेंट की वजह से है। हम कहाँ थे से लेके अगर हम देखें तो आज हम जहाँ हैं हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, ऑल्दो लड़ाई अभी जारी है। वुमेन्स डे मनाते हैं ताकि हम इस संघर्ष को याद रखें और हम याद रखें कि अभी बहुत सारी इश्यूज अनसॉल्व्ड हैं। आज ज़रूरत है कि मेन को भी फेमिनिज्म में बिलीव करना चाहिए, उनको भी साथ देना चाहिए वुमेन का। वी मेन एज अ रेस हैव डिसअपॉइंटेड वुमेन। हर तरह से उनको वॉइस ना दे के, उन्हें बराबर स्टेटस ना दे के, वायलेंस से, एक्सपेक्टेशन से, हर तरह से वुमेन को हमने डिसअपॉइंट किया है। पर ये सब आज समझने के बाद हमको उनका साथ देना चाहिए इस मिशन में, ताकि जेंडर इक्वालिटी ट्रूली इस्टेब्लिश हो सके सोसाइटी में। लेकिन वुमेन्स मूवमेंट को आज स्पेक्ट्रम वाइड सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसके अंदर ही अंतर्विरोध की आवाज़ें आ रही हैं। तो क्या कारण है कि आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं? वेयर डिड द वुमेन्स मूवमेंट गो रॉन्ग? इसके कुछ कारणों को जानते हैं। पहला कारण यह है कि इस पूरी लड़ाई में वुमेन ने मेन को विलन पेंट कर दिया है। अपनी जेंडर आइडेंटिटी में एकता ढूंढने में उन्होंने पूरे मेन एज अ क्लास को एनिमी बना दिया है। हर कोई मेन उनके हिसाब से पेट्रियार्की का बेनिफिशियरी है और उसका परपेट्रेटर है, उसको आगे बढ़ाने वाला है। मेन को इस गिल्ट में ढकेल दिया इस मूवमेंट ने, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स को वो समझा सके मेन को और मेन को अपनी साइड ला सके। जब तक वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, इस पूरी आइडियोलॉजी को वर्ल्ड वाइड सपोर्ट नहीं मिलेगा। दूसरा मेन कारण रहा फेमिनिज्म के अंदर का अंतर्विरोध। महिलाओं में आपस में ही आइडियोलॉजी को लेकर उथल पुथल थी। जो विमेन हैप्पीली हाउसवाइफ थी, एजुकेटेड थी, उन्हीं को इस मूवमेंट ने नीची निगाह से देखना शुरू कर दिया कि हम सुपीरियर हैं और तुम इन्फीरियर हो, तुम किसी पर और पर डिपेंडेंट हो, तुम जीवन का बसर मांग कर रही हो, और देखो मैं आज़ाद हूँ, मैं फ्री हूँ। जबकि वो अपने फ्री चॉइस से ही हाउसवाइफ्स थी। सिमिलरली जो हाउसवाइफ्स थी उन्होंने वर्किंग वुमेन पे ये गिल्ट ढकेलना शुरू कर दिया कि आप अपने परिवार पर ध्यान नहीं देती हैं, आपने अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट कर रखा है, आप एक अच्छी मदर नहीं है, अच्छी वाइफ नहीं है। तो इन चीज़ों में अंतर्विरोध खुद ही आने लगा फेमिनिज्म के मूवमेंट के अंदर ही। तीसरा कारण ये था कि पहले दो वेव्स ऑफ मूवमेंट में गोल्स बहुत क्लियर थे। क्या पाना था जो उनको नहीं मिल रहा था? वोटिंग राइट्स, एजुकेशन राइट्स, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो ये चीज़ें क्लियर थी अटैक करने को। बट ये सब मिल जाने के बाद गोल्स थोड़े फ्लूइड हो गए। अब बॉडी पॉजिटिविटी की बात होने लगी, थर्ड जेंडर की बात होने लगी, सेक्सुअल फ्रीडम की बात होने लगी, चॉइसेस की बात होने लगी। तो गोल्स इतने डिफ्यूज हो गए कि सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर
उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मूवमेंट थोड़ा कमजोर हो गया। चौथा कारण रहा कैपिटलिज्म। मार्केट कैपिटलिज्म के लिए तो फायदा था कि वुमेन वर्कफोर्स को ज्वाइन करे, क्योंकि ज़्यादा लेबर फोर्स अवेलेबल हो रहा था और वो एक चीप रेट पे अवेलेबल हो रहा था, तो मार्केट के लिए कैपिटलिज्म अच्छा था। बट उसी कैपिटलिज्म ने मीडिया में वुमेन का पोर्ट्रेयल, उनका सेक्सुअलाइजेशन, फैशन और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स से वुमेन को अभी भी अपने लुक और अपीयरेंस के प्रति इतना कॉन्शियस रखा कि वुमेन फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे अपने इक्वालिटी के राइट्स के मूवमेंट में। पांचवा कारण रहा मेन के इश्यूज को कंप्लीटली इग्नोर करना, एक तरह से विक्टिमहुड आइडेंटिटी को ओढ़ लेना कि सारा गलत हमारे ही साथ हुआ है। पेट्रियार्की में मेन को भी कुछ नुकसान है, उस पर ही ब्रेड विनर होने का पूरा बोझ है। एक बेरोजगार आदमी को ना समाज जगह देता है ना आवाज, उसकी प्रॉब्लम्स भी अपनी है। सोसाइटी के सारे डिफिकल्ट टास्क जैसे कि वॉर या लड़ाई या हजार्डस प्रोफेशन या मेहनती काम, वो सब मेन के ही मत्थे अभी भी हैं। यहाँ तक कि वुमेन को भी फिजिकली प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सोसाइटी ने मेन पे ही डाली है। बट फेमिनिस्ट मूवमेंट ने एक ही ब्रश से लेकर पूरे मेन को डीह्यूमनाइज कर दिया और एनिमी बना दिया। इसी के वजह से मूवमेंट का ग्रोथ एक लेवल के बाद रुक गया। जब भी कोई भी एक्सप्लॉइटेड ग्रुप समाज में पावर की मांग करता है, तो जो करंट पावर होल्डर है, जो ग्रुप के पास अभी पावर है, वो डर महसूस करता है। वो समझता है कि ये जीरो सम गेम है, अगर सब कुछ उसके पास चला गया तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। थ्रेटेंड महसूस करता है, जैसे कि वुमेन की इंप्रूविंग स्टेटस इन सोसाइटी एक खतरा हो मेन के लिए अपॉर्चुनिटीज का, कि अगर ये आ गई तो मेरे लिए कम हो जाएगा। तो इन सब पर मेन का क्या पर्सपेक्टिव है, उनका क्या कहना है, उसको भी सोचते हैं या जानते हैं। मेन के साथ भी कई इश्यूज हैं, लेकिन इस पूरे जेंडर डिबेट में कोई उनकी बात ही नहीं करता। इस पूरे डिस्कोर्स में उनके लिए किसी के पास जगह नहीं है। जेंडर इक्वालिटी मतलब वुमेन का राइज ऑफ स्टेटस और वुमेन के राइट्स के बारे में बात करना, बट मेन के इश्यूज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक वायलेंस मेन के साथ भी होता है, इसको ना समाज स्वीकार करता है और ना ही सरकार। डोमेस्टिक लॉज भी मेन के फेवर में नहीं है, और आपने कभी डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर्स भी मेन के लिए नहीं देखे होंगे। जो भी लॉज हैं वो सारे मेन के अगेंस्ट बायस्ड हैं। 498A को ले लीजिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट को ले लीजिए, डिवोर्स लॉज, एलिमनी, सब कुछ मेन के अगेंस्ट बायस्ड है। और ये सब एक टूल की तरह आज यूज हो रहा है, रिवेंज टूल की तरह, जहाँ पे कारण कुछ और हो बट इन लॉज को यूज करके मेन की रेप्यूटेशन, उनके करियर, उनके लाइफ पे अटैक किया जाता है, और इसके अगेंस्ट कोई रेमेडी भी अवेलेबल नहीं है। 78% ऑफ सुसाइड्स मेन करते हैं, मतलब कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। बट मेन की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा। हजार्डस वर्क प्लेस डेथ किसकी हो रही है? मेन की। वॉर में डेथ किसकी हो रही है? मेन की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी कम है? मेन की। क्रिमिनल कोड किसके अगेंस्ट बायस है? मेन के। प्रिजन्स में कौन भरे हुए हैं? मेन। सुसाइड किसके ज्यादा हो रहे हैं? मेन के। किसका ज्यादा है? मेन का। होमलेस कौन है दुनिया में ज्यादा? ये सारे मेन के इश्यूज हैं। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं तो आप एक भी नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि कॉमन धारणा यह है कि मेन के इश्यूज क्या होते हैं? मेन ही तो हैं जो उनके पास सारा पावर और प्रिविलेज वेस्टेड है, उनके थोड़ी कोई इश्यूज हो सकते हैं। अगर सच में जेंडर इक्वालिटी के बारे में डिस्कस करना है तो टेबल पे हमें सारी वॉइसेस को जगह देनी चाहिए, पर ये हो नहीं रहा है। अब इसका जवाब जॉर्डन पीटरसन या एंड्रयू टेट जैसी हाइपर मैस्कुलिन वॉइस नहीं है, इसका जवाब एक रीजन डिस्कोर्स है। लेकिन अगर एक पूरी कॉन्वर्सेशन में एक पक्ष को साइलेंस ही कर दिया जाए तो इसमें नुकसान सबका है। जेंडर इक्वालिटी तभी जीतेगा जब ही फॉर शी लड़ेगा और शी फॉर ही लड़ेगी। अधिकतर तौर पे देखा यह गया है कि वुमेन मेन के इश्यूज तब समझती हैं जब उनके अपने बेटों के साथ ऐसा होता है, या मेन वुमेन के इश्यूज तब समझते हैं जब उनकी बेटियों के साथ ऐसा ही होता है, बट तब तक अक्सर बहुत देर हो जाती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब में जेंडर के अलावा बहुत कुछ कॉमन है। हमारे इमोशंस कॉमन है, हमारे वैल्यूज़ कॉमन है, या ह्यूमैनिटी कॉमन है। एक दूसरे से लड़ने के बजाय हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे की परेशानियों को समझ सकते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। आज हम सबको मिलकर विमेंस डे को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक इवोल्यूशनरी राइट्स की लड़ाई है और हम विमेन के बिल्कुल साथ हैं।
बट हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जिस दिन मेंस डे हो तो आपके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट मेन हैं आप उनको सपोर्ट और इनकरेज करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी या विचार अच्छे लगे तो इस नए चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आप अगले वीडियोस किन टॉपिक्स पे चाहेंगे। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसको अच्छे से एनालाइज कर प्रेजेंट करने की। थैंक यू।